हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया वीडियो शुरू कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 हमारा है और टॉपिक रहेगा हमारा आज का ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए टॉपिक के ऊपर। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। Human respiratory system is the organ system that involves inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide to meet the energy requirement। हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमने कल बात की थी लेक्चर के अंदर। और जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पर, ताकि उससे एनर्जी जो है वो जनरेट की वहाँ पर जा सके। तो ये काम जो है ऑक्सीजन की हेल्प से होगा, इसलिए हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर लेना कहलाता है इनहेल, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कहलाएगा एक्सहेलेशन। ओके, अब अगर बात की जाए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ लंग्स। दो लंग्स होते हैं एक पेयर के अंदर, मतलब दीज आर अटैच्ड टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ओके, फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे पार्ट हम हालांकि अभी डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से मेन पार्ट्स देखें यहाँ पर? नॉस्ट्रिल्स, फिरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, कार्टिलेजेस, रिंग्स, ब्रोंचियल एंड ब्रोंचियोल्स, एल्वेली एंड डायफ्राम। ये मेन पार्ट्स है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाइए टॉपिक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन के लिए कौन सा पाथ यहाँ फॉलो किया जाता है, मतलब कि पहले कौन सा ऑर्गन आएगा, फिर कौन सा, एंड सो ऑन। तो अगर यह बात की जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इसमें आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। नाक जो है जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो दो होल्स हैं नाक के अंदर, आप जानते हैं, और उन छेद के थ्रू जो है वो नाक में हम सांस लेते हैं। देन नेसल चैम्बर्स विच इज़ लाइंड विद द हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर एंड रिमूव डस्ट एंड डर्ट। नाक के जो छेद है उनसे सांस लेने के बाद जो पाथ है नोज का, वहाँ पे जो है बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो कि डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स को वहाँ पे रोक लेते हैं और एयर को फिल्टर करके उसे आगे भेजते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट आता है फिरिंग्स। इट इज़ अ पैसेज बिहाइंड द नेसल चैम्बर एंड सर्व्स एज द कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। फिरिंग्स जो एक कॉमन वे है, नाक से सांस लेने के बाद में जो एयर आपने इंटेक की है वो, और जो माउथ से आपने फूड लिया है, उनका पाथ जो है वो दोनों का पाथ सेम हो जाएगा आगे जाके। अभी मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़। ठीक है, तो फिरिंग्स जो है वो कॉमन पाथ प्रोवाइड करता है दोनों के लिए। नेक्स्ट है लेरिंग्स। लेरिंग्स ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स एज इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ साउंड एंड दस हेल्प्स अस इन कम्युनिकेटिंग। तो हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है? लेरिंग्स से। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये साउंड प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है? लेरिंग्स से प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है एपिग्लोटिस। इट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द ग्लोटिस एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी हेल्प से जो फूड है उसकी एंट्री को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब कि फूड को विंड पाइप में जाने से यहाँ पर रोका जाता है। क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि दोनों का पाथ यहाँ पर कॉमन है, फूड का और जो हम एयर इंटेक करते हैं उसका। तो जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर ना कर जाए, उससे रोकने का जो काम है किसका होता है? यहाँ पर एपिग्लोटिस का होता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो खुलता और बंद होता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खा रहे हो उस समय आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खाते हुए बोलोगे तो उस केस में हो सकता है कि एपिग्लोटिस का जो माउथ है वो ओपन और क्लोज होता रहता है, तो फूड पार्टिकल जो है वो उसके अंदर एंटर हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा अमाउंट में एंटर हो और बाहर नहीं निकल पाए तो उस केस में आपकी डेथ भी वहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थॉरिक कैविटी। ठीक है, तो आगे जब आप सांस इनटेक करोगे और फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ जाएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया आपका गर्दन का पार्ट हो गया। ठीक है, जो गले का मूवमेंट होता है, गर्दन का मूवमेंट होता है, वो उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है ब्रोंची। ट्रैकिया आगे जाकर जो पाथ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो लेफ्ट और राइट, ये कहलाएंगे ब्रोंचीज, और ब्रोंचीज फर्दर जो है वो और भी स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड होंगे, कहलाएंगे ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियोल्स का लास्ट पार्ट जो होगा वो अल्वेलीज होगा। ये गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होगा। ब्रोंचियस आगे जाकर लंग्स के अंदर जो है वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कहलाएगा एल्वेली। और फाइनली ये जो तीनों पार्ट हैं, ब्रोंची, ब्रोंची और अल्वेली, ये तीनों जो है वो लंग्स का पार्ट यहाँ पे आपके कहलाते हैं। lungs we have a pair of lungs which are sac like structure and covered by double layered membrane known as pleura. ओके,
तो ये लंग्स की बात की। लंग्स भी हमारे बॉडी में पेयर की फॉर्म में होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। और सैक लाइक मीन्स हो गया कि बोरे की तरह स्ट्रक्चर होगा, एक गुब्बारे की तरह कह सकते हो आप। जब आप सांस लेते हो तो फूल जाते हैं, जब सांस निकालोगे तो आपस क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब जो पार्ट डिस्कस किए हमने उसी को भी यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखिए यहाँ पर। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे नेसल पैसेज है, देख रहे हैं आप। फिर माउथ कैविटी है, और ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए माउथ और जो नेसल पैसेज है उनका पाथ जो है वो आगे जाकर यहाँ पर कॉमन पाथ है। ये देखिए ब्लू टिक यहाँ लगा रहा हूँ मैं, ये कॉमन पाथ यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में फेरिंग्स मार्क कर ही रखा है यहाँ पे देखिए, लैरिंग्स मार्क कर रखा है, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया एंड आगे है यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रैकिया जो है वो पार्ट है और आगे जो है वो रिंग्स की फॉर्म में होता है। ये रिंग्स जो है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, अब ये रिंग्स की फॉर्म में क्यों होता है विंड पाइप यहाँ पे, इस तरह से प्लेन पाइप की फॉर्म में क्यों नहीं होता? अगर रिंग्स की फॉर्म में होगा तो गर्दन को मोड़ने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। पर अगर नॉर्मल पाइप की तरह हुआ तो कई बार अपन देखते हैं कि पानी का पाइप जो होता है वो मुड़ जाता है और पानी उसमें आगे सप्लाई नहीं हो पाता। अगर पानी के पाइप की तरह गले का स्ट्रक्चर होता तो तो जो एयर है वो आगे मूव नहीं हो पाती मुड़ने पर, गर्दन को मोड़ने पर। उस केस में चॉकिंग यानी कि सांस रुकने का जो है वो डर रहता। दैट इज़ वाई जो है वो रिंग्स की फॉर्म में होता है, ताकि गर्दन के घुमाने पर जो है वो पाइप के ब्लॉक होने का यहाँ पर डर यहाँ पर नहीं रहता। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लंग्स बताया, दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट लंग्स। और लंग्स जो है उसको रिब्स, जो पसलियाँ हैं उन्होंने यहाँ कर रखा है, प्रोटेक्शन दे रखा है इनको। ठीक है, और सिमिलरली थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि जो ये ट्रैके का पार्ट है आगे आने के बाद में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखिए लेफ्ट में और राइट में दो पार्ट हो गए। ये जो दो पार्ट में डिवाइड बना, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, ये कहलाते हैं ब्रांचेस। फिर ब्रांचेस फर्दर जो है बहुत सारे ब्रांच बन रही है। आप ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस बन रही है। इधर ये मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। तो ये ब्रांचेस जो है कहलाती है ब्रांचियोल्स। और फिर इन ब्रांचेस के एंड में यहाँ पर देखिए गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर है, सबके एंड में यहाँ पर बलून की तरह स्ट्रक्चर है। इसको आपस जूम किया है साइड में, यहाँ पर देखिए इस तरह से। जो ये ब्रांचियोल्स है यहाँ पर, ये ब्रांचियोल्स आगे जाकर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कहलाता है एल्वेली। जैसे ही आप सांस लेते हो तो सांस आपने लिया तो एयर जो है वो यहाँ से आती है, ठीक है, इंसर्ट होगी यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स के अंदर, और फाइनली यहाँ पर जो जाएगी तो जो ये एल्वेलीज है ये यहाँ पर फूल जाती है। इनमें जो है वो एयर यहाँ पर भर जाती है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है डायग्राम यहाँ पर डायफ्राम का। ओके, तो ये सारे पार्ट्स यहाँ पर हो गए। कौन कौन से पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर? तो सिस्टम बहुत ही इजी है। नाक से आपने सांस लिया और ये यहाँ से होता हुआ नीचे की तरफ आएगा। इधर जो है फेरिंग्स है जो एक पाथ प्रोवाइड करेगा। लैरिंग्स जो है वो वोकल कॉर्ड है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी एयर की रिक्वायरमेंट है। आप सब सांस लेते हो तो उस एयर की हेल्प से ही आप साउंड प्रोड्यूस कर पाते हो। फिर आगे ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए यहाँ पर ब्रांचीज, और ब्रांचीज से ब्रांचियोल, ब्रांचियोल से आगे हम जाएंगे तो क्या बन गया आपका एल्वेलीज। ठीक है, और नीचे का पार्ट जो ग्रीन कलर देख रहे हैं आप ये वाला, ये है आपका डायफ्राम। क्लियर है? और लंग्स को यहाँ प्रोटेक्शन कौन दे रही है? रिब्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। कोई दिक्कत नहीं इस पॉइंट के अंदर। नाक से आपने सांस लिया, फिर जो ट्रैक्ट है यहाँ पर नोज का, उसके अंदर में फाइन हेयर्स हैं जो कि एयर को फिल्टर कर देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस। From there, the air passes through the throat and into lungs. कोई दिक्कत नहीं है। नाक से सांस लिया आपने, फिल्टर होने के बाद में वो जो पाथ है फेरिंग्स का पाथ फॉलो करते हुए कहाँ पर आ जाएगा? आपके लंग्स में पहुँच जाएगा। देन नेक्स्ट, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। गले में जो है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। these ensure that air passage does not collapse। कि भाई जो पैसेज है वो लगातार बना रहे, जो ये पाथ है एयर का वो बंद यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करना है काम किसका होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। नेक्स्ट,
Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structure which are called alveoles. बताया था मैंने आपको कि फाइनली जो है वो ब्रोंचीज से ब्रोंचियोल और इन दी एंड क्या आ जाएगा, आपका alveoles आ जाएगी. The alveoles provide a surface where the exchange of gases take place. तो alveoles जो है वो एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. देखिए बेसिकली जो बात यहाँ पर है कि कैसे होगा काम, ये मैं आपको एक स्मॉल डायग्राम से बताता हूँ. अब देखिए यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए मैं बताया अभी आपको कि alveoles जो है ये लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. और जब हम सांस लेंगे तो यहाँ से जो है वो कौन आ गई, यहाँ पर ऑक्सीजन रिच जो सप्लाई है वो यहाँ से आएगी. अब इधर जो है वो प्लमनरी वेन्स होती है, प्लमनरी वेन्स, हालांकि इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो प्लमनरी वेन्स होती है, ये ऑक्सीजन जो यहाँ से आती है इस ऑक्सीजन को इस प्लमनरी वेन में सप्लाई कर दिया जाता है और प्लमनरी वेन इस ऑक्सीजन को लेकर बाद में कहाँ पर जाएगी, हार्ट तक जाएगी, ठीक है. उसके बाद हार्ट जो है उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा और बॉडी में सप्लाई करने के बाद जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड आएगा, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, वो वापस कहाँ पे आएगा, हार्ट के अंदर. अब जो वापस यहाँ पर जो है ब्लड आया है उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, जो पहले गया था यहाँ से उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था. अब यहाँ से जो ये ब्लड है वो वापस हार्ट में आएगा और हार्ट यहाँ से वापस जो है इसको पास कर देगा प्लमनरी आर्टरीज़ को, और प्लमनरी आर्टरीज जो है यहाँ पर फिर से अटैच है, ये जाएगी वहाँ पर वापस कहाँ पर, लंग्स के अंदर, और ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर वापस भेज देगी कहाँ पर, alveoles में, और alveoles के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहाँ से बाहर निकलेगा. तो ये ऑक्सीजन यहाँ से एंटर हुआ, प्लमनरी वेन्स में गया, वेन्स से जो है यहाँ पर हार्ट में जाएगा, हार्ट से इसको बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा. बॉडी में सप्लाई करने के बाद में जो बॉडी को एनर्जी चाहिए ऑक्सीजन से मिल जाएगी और फिर जो वेस्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. उस वेस्ट को वापस जो है वो हार्ट में भेजा जाएगा और जहाँ से हार्ट उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को प्लमनरी आर्टरी में जो है वो सेंड करेगा और प्लमनरी आर्टरी वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से जो है वो alveoles के अंदर सेंड कर देगी और alveoles उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से जो है वो लंग्स में, और लंग्स से वापस हमारे नाक से होता हुआ हम जो है सांस को वापस बाहर निकाल देंगे. तो इनहेल और एक्सेल करना, ये सारा काम इस तरह से यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा कंप्लीटली. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर देखा हमने alveoles का, किस तरह से alveoles जो है यहाँ पे अटैच है प्लमनरी वेन्स और प्लमनरी आर्टरीज से. ओके, चलिए आगे चलते हैं इसमें. सो द alveoli प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. देख लिया हम लोगों ने अभी. उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, द वॉल्स ऑफ द alveoli कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. अभी बात की हम लोगों ने, यहाँ पर मैंने बताया भी था आपको कि प्लमनरी वेन्स और प्लमनरी आर्टरीज जो है उनसे यहाँ पर क्या होता है, ये अटैच होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम्स. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम यहाँ पर फ्लैट हो जाएगा एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड alveoles. जब आप सांस अंदर लोगे डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, जो लंग्स है वो फूल जाएंगे और जो सांस आपने लिया है वो सीधा कहाँ जाएगा, alveoles में, और alveoles जो गुब्बारे की तरफ फूल जाएगी. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू alveoli. अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया, उसके बाद जो वेस्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड का उसको बॉडी से वापस कौन लेके आएगी, यहाँ पर प्लमनरी आर्टरीज, और कहाँ पर लेके आएगी, यहाँ पे alveoles के अंदर ही लेके आएगी. ठीक है, एंड द ऑक्सीजन इन द alveolar एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द alveolar ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया जाएगा बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बॉडी से इकट्ठा करके वापस यहाँ पर लेके आया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिजुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि लंग्स में से आपने जो है वो सांस ली तो सारे, जितना भी आपने मान लो सांस लिया तो सारा आपने बाहर निकाल दिया एक साथ. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा. हमेशा कुछ अमाउंट जो है वो एयर का
आपके लंग्स में बच जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने जो है वो 100 जो है वो ग्राम ऑक्सीजन ली है, इनटेक की है, तो 100 ग्राम में से जो है वो 90 ग्राम आगे जाएगा और 10 ग्राम लंग्स के अंदर ही रहेगा। ठीक है, लंग्स के अंदर क्यों रहेगा, उसका एक रीज़न तो यहाँ पर यह है ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने में और कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने में। क्योंकि हमने देखा कि एल्वेओलिस के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई कहाँ किया जाता है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर, और उसी टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आती भी है वापस पल्मोनरी आर्टरी से। थोड़ा उनको टाइम मिल जाए तो इसलिए एक साथ सारा अमाउंट जो है वो हम देते नहीं है। और दूसरा एक रीज़न और ये भी होता है कि अगर सारा जो एयर है वो एक साथ अगर बाहर निकल जाएगा लंग्स से, तो लंग्स की जो वॉल्स है वो आपस में जो है वो चिपक जाएगी, स्टिक हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है कि सारा जो है वो एक साथ जो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता, हमेशा कुछ अमाउंट, रेसिडुअल अमाउंट जो है एयर का वो लंग्स के अंदर रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. हमने बात की थी कल भी, मैं बताया था कि हमारी बॉडी में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में डिफ्यूजन होता तो सांस लेने के बाद में पाँव के अंगूठे तक सांस पहुंचने में 3 साल लग जाते। तो अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है लाइक ह्यूमंस, उस केस में जो है वो डिफ्यूजन पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. तो जब डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ये काम जो डिफ्यूजन से होता है वो कौन करेगा, यहाँ पर पिगमेंट करेगा। यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और ऑक्सीजन को कैरी कर कर वो उन सारे पार्ट्स तक लेके जाएगा जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, ये पिगमेंट हमारी बॉडी में कहलाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये मैंने जो डार्क किया है वो मान लीजिए क्या है, हीमोग्लोबिन है। ये कैरी करता है किसको, ऑक्सीजन को, और कैरी करके सप्लाई करता है उन सारे पार्ट्स तक जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बॉडी के हर एक उस सेल तक जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ये पहुँचाने का काम किसका होता है, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, in human being the respiratory pigment is hemoglobin which has very high affinity to oxygen. जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, हाई एफिनिटी है, मतलब कि उससे अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होकर क्विकली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ ये है कि जितना एफिनिटी इसकी ऑक्सीजन से है उससे कई ज़्यादा होती है इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगर आपने सांस में जो इनहेल किया है आपने एयर, उसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो उस केस में जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कैरी कर लेगा, और बिकॉज ज़्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से है तो वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा कैरी करेगा। तो उस केस में जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कई बार कहते हैं कि बंद कमरे के अंदर जो है वो अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। अंगीठी क्या होती है कि पुराने टाइम में कोयले जलाते थे, सिगड़ी बोलते थे जिसको, तो कोयले जलाते थे तो कोयले से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगर कमरा पूरा बंद है, सर्दी का मौसम है और आपने कमरे के अंदर कोयले जला रखे हैं, तो उस केस के अंदर जो गैस बनेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और अगर रात भर वो जलते रहते हैं कोयले, तो उस केस में जो है वो कमरा बंद होने की वजह से आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, और जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, और उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो बंद कमरे में जो है वो कोयले जलाकर सोना नहीं चाहिए। आगे देखिए, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉप्सल्स, आरबीसी के अंदर होता है पिगमेंट ये वाला। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज, एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, इसी वजह से वापस जो सेल्स के अंदर वेस्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, उसको ब्लड में ही सप्लाई किया जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, फिर से एल्वेओलिस तक पहुँच जाएगा, जहाँ से वापस आप जब सांस छोड़ोगे उसको बाहर निकाल दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम देखिए आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। जब आप सांस जो है वो अंदर की तरफ लेते हैं, व्हेन एयर मूव्स इन, जब सांस अंदर लोगे, डायफ्राम है वो कहाँ पर आएगा, देखिए नीचे की तरफ आएगा। ध्यान रखना, डायफ्राम कहाँ आएगा, नीचे की तरफ।
एयर भी कहाँ आ रही है देखो अंदर, और डायफ्राम भी कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर। और जो ये लंग्स है वो फूल जाएंगे, और लंग्स फूलने से जो रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और जब एक्सेल करोगे तो एयर कहाँ जा रही है, बाहर, और डायफ्राम भी कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। जब एयर अंदर आती है तो डायफ्राम नीचे आता है, जब एयर बाहर निकलती है डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिब्स है वो अंदर की तरफ यहाँ पे मूव होगी। ये डायग्राम है सांस लेने और सांस छोड़ने का, और किस तरह से डायफ्राम काम करता है यहाँ पर ये बताया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि हाउ डायफ्राम वर्क्स, डायफ्राम किस तरह से काम करता है, तो आप ये डायग्राम बना के भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब हम सांस अंदर लेंगे डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आएगा, जब हम सांस को बाहर निकालेंगे डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। Respiration is the process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide. There are two types of respiration process in human. हमारी बॉडी में दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। पहला कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन दैट इन्वॉल्व्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, ठीक है। तो मैं बताया था आपको कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को भेज दिया जाएगा तो हीमोग्लोबिन जो है उसको कैरी करता हुआ उन पार्ट्स तक लेके जाएगा, सेल्स तक, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन है उसको सप्लाई कर देगा वहाँ पर, और बाद में उस सेल में जो वेस्ट बनेगा वो वेस्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जिसको वापस जो है वो बाद में कैरी करके कहाँ लेके आया जाएगा, लंग्स में लेके आया जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन को सप्लाई करना सेल्स तक और सेल्स से वापस जो है वो CO2 का आना, ये कहलाता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि बॉडी के अंदर होता है और सेल्स में होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आई थिंक सो क्लियर होगा आप लोगों को। तो इस लेक्चर में हम अभी इतना ही करते हैं इसमें, और अब बाकी जो है बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगला हमारा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, थैंक यू।